जी स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं के गणित के इस वीडियो में आपका सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.1 हल की थी। आज हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है? एपी का एनवा पद, जो कि हमने पहले ही इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था कि एनवा पद जो है वो कैसे लिखा जाता है। थोड़ा सा हम फिर से उसको रिवाइज भी कर लेते हैं और रिकॉल करते हैं कि हमने क्या सीखा था उसमें और कैसे हमने लिखा था। जैसे हम पहला पद लिखते हैं ए होता है, दूसरा पद जो है किसी भी ए पी का वो क्या होगा? ए प्लस डी। तो इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस 1d है। यहाँ पर देखिए ए प्लस 1d। इसे फर्दर हम लिख सकते हैं ए प्लस 2-1d। टू क्या कहाँ से आया? ये जो 2 है ये वाला, इसलिए हमने इसको इस रूप में लिखा। अब देखिए ऐसा लिखने का हमारा मकसद क्या था, हमारा मोटिव क्या था? A3 इक्वल टू ए प्लस 2d होता है, ये हमें पता है पहले। अब 2d है तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस 3-1d। 2 का मतलब 3-1, 2 की जगह हमने 3-1 लिखा। अब 3-1 लिखने का क्या मकसद है यहाँ पर? देखिए फिर से देखते हैं। चलो अगला एक पद लिख लेते हैं A4 a प्लस 3d बना। a प्लस 3d होता है हमें पता है, और इसे हम लिख सकते हैं a प्लस 4-1d। तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक सामान्यीकरण हो रहा है, एक जनरलाइजेशन बन रही है कि पहला पद लिखने के लिए हमने क्या लिखा? ए लिखा। दूसरा पद लिखने के लिए क्या किया? ए प्लस 2-1d किया। 2-1d करेंगे हम। तीसरा पद लिखने के लिए हम 3-1 करेंगे। चौथा पद लिखने के लिए 4-1 करेंगे। इस प्रकार से अगर हमने पांचवा पद लिखना हो तो यहाँ पर ए और डी तो वैसे आएंगे, 5-1 आएगा। छठवां पद लिखने के लिए 6-1। तो अगर हमने इसी प्रकार से अगर 10वां पद लिखना हो तो क्या लिखेंगे? ए प्लस 10-1d आएगा। अब हमें एक पैटर्न मिल गया है, ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। हम देखते हैं कि यह एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि दूसरा पद लिखने के 2-1 करा है, बाकी ए और डी तो वैसे आ रहे हैं। यहाँ पर जो है डी का जो गुणांक है वो है 2-1। तो तीसरे पद के लिए 3-1 है, चौथे के लिए 4-1, पाँचवें के लिए 5-1, तो 10वें के लिए 10-1 होगा। अगर हमने ए 100वां पद लिखना है तो 100वां पद क्या हो जाएगा? ए प्लस 100-1d। तो इस प्रकार से अगर एन कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या है हमारे पास एन पद लिखने के लिए ए प्लस यहाँ पर n-1 होगा इंटू डी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है nवां पद लिखने का। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ये nवां पद लिखने का एक प्रकार से समीकरण है। और कैसा समीकरण है ये? बीज समीकरण है, बीज गणितीय समीकरण, या आप इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या एल्जेब्रिक इक्वेशन हम इसे बोल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितने टर्म्स हैं? देखिए ए एन एक वैल्यू है, ए हमारे पास एक और वैल्यू है, एन एक और वैल्यू है, और डी 4 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। और ये जो 4 वैल्यूज़ हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं, आपस में संबंधित हैं। इस समीकरण के द्वारा इनका जो संबंध है वो स्थापित हुआ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी वेरिएबल हो सकता है और कोई भी ज्ञात वैल्यू हो सकती है। बोलने का मतलब ये होगी कि ए एन और डी, इनमें से 4 में से कोई 3 वैल्यूज़ अगर हमें पता हों तो 5वीं हम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो उसी चीज़ का प्रयोग हम देखिए प्रश्न नंबर 1 में हम करेंगे। यहाँ पर ये सारणी हमें दी हुई है ए डी एन और ए एन के लिए। तो पहला भाग हम देखेंगे, पहले का हल करेंगे। देखिए ए हमारे पास है 7 और डी है 3, एन हमें दिया है 8 और ए एन हमने ज्ञात करना है। तो इसी समीकरण का हम प्रयोग करेंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 डी।
ए एन हमने ज्ञात करना है। ए का मान हमें 7 है, एन का मान हमारे पास 8 है -1 और डी का मान 3 है। तो क्या बन जाएगा 7 जमा ये 7 हो गया 8 - 1 करके गुणा 3, तो 7 जमा 7 या 21, हमारे पास उत्तर आ गया 28। तो यहाँ पर हम क्या भर सकते हैं, ए एन का मान कितना आया 28, ये भर दिया। इसी प्रकार से हम और भी प्रश्न हल करेंगे। दूसरा भाग है, जैसे इसमें हमारे पास ए क्या दिया है -18 और डी हमें दिया हुआ नहीं है, ये हमें ज्ञात करना है। और एन क्या है 10 और ए एन है 0। तो उसी प्रकार से हम फिर से इसी समीकरण का प्रयोग करेंगे, उसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे जो हमारे पास ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी है के प्रयोग से, या इंग्लिश में हम लिख सकते हैं यूजिंग ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए एन हमारे पास है यहाँ पर अब 0, यहाँ 0 भर दिया। जो वैल्यूज हमें ज्ञात हैं नॉन है उन्हें हम भर देंगे, जो नहीं है पता वो अपने आप आ जाएगी। देखिए कैसे करते हैं, ए एन की जगह 0 है, ए है तो ए -18 है जमा एन 10 है और डी हमें ज्ञात करना है, इसको डी रहने देंगे। तो क्या बन जाएगा 0 बराबर -18 जमा 10 - 1 9 हो गया 9 डी। देखिए यहाँ से 18 को छड़ ले आएंगे, जमा 18 हो जाएगा, 0 तो खत्म हो 9 डी। तो डी का मान कितना आ गया 2, डी कितना आ गया हमारे पास 2। तो हम इस समीकरण में क्या लिखेंगे, सॉरी इस सारणी में हम क्या लिखेंगे, डी का मान यहाँ आ गया 2। तो इसी प्रकार से इसके बाकी तीसरा चौथा और पांचवा भाग भी है, इसे आप लोग अपने आप ट्राई कर सकते हैं करने की। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो हो सकते हैं। देखेंगे प्रश्न नंबर 2 है हमारे पास, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए कि वो उत्तर जो है वो उचित क्यों है, उसका औचित्य भी हमें देना है। तो पहला भाग है इसका, एपी 10 7 4 का 30वां पद है। 30वां पद हमें यहाँ पर ज्ञात करना है इस एपी का, ठीक है ना। 30th टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 इज, सो इन 4 ऑप्शंस में से 4 विकल्पों में से कौन सा सही है आपका, वो हमें ज्ञात करना है। तो बिना हल किए तो हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे पहला पद जो ए है, पहला पद है 10 कॉमा डी, डी क्या होगा देखो, A2 - A1 करते हैं हम तो 7 - 10 बनाइए, ये 7 - 10, गलती से भी 10 - 7 नहीं कर देना है, हमने दूसरे में से ही पहले को माइनस करना है। तो डी का मान जो है वो प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। तो 7 - 10 आया, ये -3 बना, ये आ गया डी। और एन हमें दिया है 30वां पद ज्ञात करना है, तो एन का मतलब हमने 30 ज्ञात करना है। और ज्ञात क्या करना है ए एन, ये चीज़ हमने ज्ञात करनी है, इस चीज़ को हमने दिमाग में रखना है। तो फॉर्मूला वैसे प्रयोग होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। ए 30 हम ज्ञात करेंगे, यहाँ पर n की जगह 30 लिखा, ए 30 मतलब 30वां पद, ए आ गया 10 जमा 30 - 1 और डी है -3, 10 जमा 29 गुणा -3, 10 जमा 29 और -3 को जब हम गुणा करेंगे आपस में तो कितना आएगा, देखिए 29 दिया 87, तो -87 है, और 10 - 87 करेंगे तो -3
77 ये उत्तर है। तो इसका मतलब कि ये वाला जो उत्तर है हमारा ये सही है, सी ऑप्शन जो है वो सही है। तो ये इसका औचित्य हो गया साथ में। इसी प्रकार से इस प्रश्न का दूसरा भाग है, उसे अपने आप हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। यहाँ पर हमें ये AP दिया हुआ है, ये जो है ये AP है। तो पहला पद खाली है, इसका मतलब A का मान हमें पता नहीं है। दूसरा पद हमें 13 दिया हुआ है, तीसरा फिर से खाली है, और चौथा पद हमें 3 दिया है। तो हमने ये जो खाली खाने हैं इन्हें भरना है, मतलब पहला पद और तीसरा पद जो नहीं दिए हैं वो हमें ज्ञात करने हैं। दूसरा और चौथा पद हमें नहीं, दूसरा और चौथा पद हमें दिए हुए हैं। अब थोड़ा सा हमने प्रयोग हम इसी फॉर्मूले का करेंगे, इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के कैसे कि कैसे हम इसका मतलब अब हमें जो नॉलेज है उसको हमने अप्लाई करना है, एप्लीकेशन में लेके आना है कि कैसे उसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, कि इस प्रकार के प्रश्न में कैसे उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। फॉर्मूला तो वही है। देखिए यहाँ पर A हमने ज्ञात करना है, A2 जो है वो है 13 और A4 हमें दिया है 3। A2 को लिखने का एक और तरीका हमारे पास क्या है, A प्लस D। देखिए यहाँ पर ना हमें D दिया है, तो बिना D के हम ये तो पद ज्ञात नहीं कर सकते हैं, D तो हमें चाहिए चाहिए। तो A प्लस D जो है वो आ गया 13। इसे हम समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। ये क्या है, A2। और A4 जो है, A4 को लिखने का तरीका उस फॉर्मूले के अनुसार, देखिए AN क्या होता है, A प्लस N-1D, ये फॉर्मूला है। तो A4 क्या आएगा, A प्लस 4-1 करेंगे 3 आएगा, 3D। और ये हमें दिया है 3। ये हो गया समीकरण नंबर 2। 2 समीकरण हमारे पास बन गए हैं। तो 2 समीकरणों में इस चीज को हम जोड़ देंगे, ये चीज लेंगे हम। ये हमारे पास 2 चर वाले रैखिक समीकरण बने हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हम कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे हल करते हैं, ये अध्याय 3 में हमने पढ़ा था। हम इन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से अर्थात प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, या हम इन्हें एलिमिनेशन मेथड मतलब विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, या फिर हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब वज्र गुणा के विधि के द्वारा भी हम इसे हल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमने चैप्टर नंबर 3 में पहले ही कर ली हैं। अगर नहीं की हैं तो आप वीडियो में लिंक हैं, उस लिंक से आप चैप्टर नंबर 3 में जो एलिमिनेशन मेथड है या प्रतिस्थापन विधि है, उन्हें आप दोनों विधियों को आप देख सकते हैं कि कैसे इन प्रश्नों को किया जाता है। तो ये x की जगह हम यहाँ पर a ले रहे हैं और y की जगह ले रहे हैं d। x और y की जगह हमारे पास a और d है, बाकी समीकरण उसी प्रकार से है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि समीकरण नंबर 2 में से 1 को माइनस करते हैं। मैं यही कर देता हूँ, समीकरण 2 से 1 घटाने पर। तो समीकरण नंबर 2 को हम ऊपर लिखेंगे और समीकरण नंबर 1 को हम नीचे लिखेंगे। माइनस करना है तो साइन बदलेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस आएगा। a माइनस a तो 0 हो गया, कट गया। और ये जो है 3 माइनस 13 करेंगे तो माइनस 10 आया। 3d माइनस 1d करेंगे तो 2d आ गया, 2d बराबर माइनस 10 आया। अब इसे हम आगे हल करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर 2d बराबर माइनस 10 आया था हमारे पास। ये
2d बराबर -10 आया। इसे हमने आगे हल कर दिया, 2d इक्वल टू -10, तो d इक्वल टू -10/2 हो जाएगा, d इक्वल टू -5 आ गया। अब यहाँ पर ही हम समाप्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है, पहला पद a, पहला पद a होता है, और तीसरा पद भी a3 भी हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या भरने पर लिख सकते हैं हम सीधे। तो क्या आएगा, समीकरण नंबर 1 क्या था, a प्लस डी बराबर 13 था। तो a प्लस -5 है, d जो है वो -5 है हमारे पास, बराबर 13। तो ये हो जाएगा a -5 बराबर 13। a कितना आ गया, 13 जमा 5 मतलब 18। ये हमारे पास a का मान आ गया। अब हम a ज्ञात कर सकते हैं। a जो हमें चाहिए था पहले वो आ गया 18, और a3 हम कैसे लिखेंगे, a प्लस 2d हो जाएगा, यहाँ n-1 करते हैं तो 2d हो जाएगा। देखिए 18 जमा 2 गुणा -5, 18 -10 हो जाएगा 8। तो हमारे पास जो प्रश्न था वो ये था कि पहला पद जो है वो a क्या आया है हमारे पास 18, ये 18 आ गया, और दूसरा 13 है, तीसरा पद हमारे पास आ गया है 8। तो इस प्रकार से हमारे पास a और a3 का मान आ गया है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं इस प्रश्न को, कैसे कैसे हमने इसको हल किया है। इस प्रकार से देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 3 के कुछ और भी भाग हैं, इन्हें अपने आप हल करने की कोशिश करें, और अगर कोई प्रश्न नहीं आपको आता है तो उसे आप पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारे पास, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। इसमें जो पद है एक 78 है, कौन सा पद है, कौन से नंबर पर आता है, वो हमें ज्ञात करना है। तो एकदम से क्लियर है हमारे पास कि हमने ज्ञात क्या करना है, n कौन सा नंबर है, मतलब nवां पद जो है वो 78 है, n क्या है वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखेंगे a हमारे पास क्या है 3, और d हम देखते हैं तो 8 - 3, दूसरे में से पहले को माइनस करते हैं तो 8 - 3 मतलब 5 आया, d आ गया 5। a 3 है, d 5 है, और an हमारे पास 78 है, n हमने ज्ञात करना है। तो वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, an = a + n-1 × d। देखेंगे एक ही फॉर्मूले को हमने बार बार प्रयोग करना है। an हमें दिया है 78, भर दिया, a का मान हमने लिख दिया 3, n हमने ज्ञात करना है, n-1 रहने देंगे, d हमारे पास 5 है। ये एक समीकरण बन गया। इसे अब हल करेंगे। ये 78 है, यहाँ 3 प्लस ये हो जाएगा 5n - 5। देखिए 5 से हम n और -1 को गुणा कर देंगे अंदर, तो 5n यहाँ रहेगा, बाकी से लेते हैं, क्या बन जाएगा 78 - 3 हो जाएगा, और ये जमा 5 हो जाएगा। 5n बराबर कितना हो जाएगा, 78 - 3 75, और जमा 5 करेंगे तो 80। क्लियर हो गया, n क्या आ गया 16। अतः सोलहवां पद 78 है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न था, और इस तरीके से बड़ी आसानी से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 जो है
वो सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, तो इसे भी अपने आप करने की कोशिश करें। और क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, छठा प्रश्न देखेंगे, क्या AP 11, 8, 5, 2 अपॉन सोन आगे का एक पद -150 है और क्यों? अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ये हमें प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। थोड़ा अलग हट के प्रश्न है, करेंगे हम प्रश्न नंबर 4 की ही तरह। यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है, AP में A जो पहला पद है 11 है और D कितना आ जाएगा 8 - 11, ये बन जाएगा -3। मान लो nवां पद -150 है, तो हम लिख सकते हैं कि AN जो है वो -150 है। AN बराबर 150 हम इसको मान के चलते हैं। अगर है तो 150 जो है वो nवां पद है, n हमने ज्ञात करना है। वही फॉर्मूला लगाएंगे, AN इक्वल टू A + n - 1 D -150 बराबर 11 जमा n हमने ज्ञात करना है, n - 1 रहने देंगे, D आ गया -3, ब्रैकेट में रखेंगे। ब्रैकेट में क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो -3 हो जाएगा, ये फिर गुणा नहीं बचेगा, इसलिए -150 बराबर 11 -3 से गुणा करेंगे तो -3n हो जाएगा और +3 हो जाएगा। हमें n का मान ज्ञात करना है तो 3n को इसे लेंगे, जमा में हो जाएगा 11 जमा 3 और ये जमा 150, ये आया। इसे हमने हल किया आगे, 3n बराबर 11 और 3 14 और 150 जो है वो 164 आया, 164 आ गया। और 3n बराबर 164 आया, तो n बराबर 164/3। इसे हम 3 से भाग करते हैं तो देखिए कितना आएगा, 5 दिया 15 और 4 दिया 12, 2/3। ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इट इज नॉट ए होल नंबर। ये होल नंबर नहीं है। n का जो मान है, देखिए अगर हम पदों को गिनते हैं या टर्म्स को काउंट करते हैं तो कौन से हो सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से हो सकते हैं। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि 3.5वां या 2.5वां या 4.5वां पद, 4.5, ऐसे नहीं हो सकता है। तो भिन्नात्मक जो है या फ्रैक्शनल जो है वो n की वैल्यू नहीं हो सकती है। n का जो मान है वो 54 दशमलव कुछ नहीं आ सकता, 54.66 आएगा यहाँ पर, तो 54.66 में दशमलव में नहीं आएगा, या तो 54वां होगा या फिर 55वां हो सकता है। 54 और 55 के बीच में कोई भी संख्या इसमें वैलिड नहीं होती है। तो n जो है एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि -150 दी गई AP का कोई पद नहीं है। ये इसका उत्तर हो गया।